बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल को हलफ उठाया था और उसके एक हफ़्ते तक वो काबीना को फ़ाइनल करते रहे। एक हफ़्ते के बाद उनकी काबीना फ़ाइनल हुई है, जिसमें एक से बढ़कर एक क्रिमिनल है। मुस्लिम लीग के 17 लोग लिए गए हैं, पीपल्स पार्टी के लोग लिए गए हैं और बाकी जमातों के भी इसमें लोगों को शामिल किया गया है। और पहले रोज़ जिस तरह के बयानात आते रहे हैं, राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला बनाया गया है और वो पहले रोज़ से ही तकब्बर के आसमान पर पहुँचे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि सफारती पासपोर्ट मियां नवाज शरीफ का हक़ है और साथ उन्होंने ये कहा है कि आइन शिकन और घड़ी चोर वो जेल जाएंगे। घड़ी कितने की बिकी, कहाँ से ली, वो पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान ने उसका एतराफ़ भी किया है। लेकिन ये लोग जो 40 अरब 24 अरब 16 अरब 4 अरब इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में, टीटीज़ में, ऐसे केसेस में मुलव्वस है, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, वज़ीर आला बना दिया गया, आला ओहदों पर बिठा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जितने वज़रा हैं उनमें से आधे से ज़्यादा, तकरीबन जो 80% हैं, वो ज़मानतों पर रिहा हैं। और ऐसे लोग फिर देखते हैं कि आपके मुल्क के साथ क्या करते हैं। इमरान खान को जिस तरह से इक़्तिदार से अलग किया गया, इमरान खान एक मुहिम लेकर पूरे मुल्क में निकले हैं, शहर शहर जलसे कर रहे हैं। पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, कराची में उससे भी बड़ा जलसा हुआ और कराची का जलसा तो वो हो सकता है कि जिस तरीके से लोग शहर शहर निकले थे, किसी एक काल पर एक दिन इतने लोग शायद ही पूरी दुनिया में कभी किसी लीडर की काल पर निकले हों। इमरान खान जलसे कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को जब निकाला गया था तो वो पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला गया है, और इमरान खान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इक़्तिदार से क्यों अलग किया गया है। लेकिन बड़े ही मोहतात अंदाज में इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अदालती फ़ैसला उनको लेके डूब गया। इसमें कितना तसब्बुर था, कितनी हकीकत थी, कितनी गैर जानबदारी थी और कितनी जानबदारी थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तहरीक इंसाफ वाले कुछ कह रहे हैं, जिनको इस फैसले से फ़ायदा पहुंचा है, यकीनी तौर पर उन्होंने वही बात करनी है जो वो बात कर रहे हैं। जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, बिलाशुबा अमेरिका इससे पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से अंदर की कुफ्तें भी इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के लिए कार फरमा रही हैं। तो साबर शाकिर साहब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ किया गया है उसको पाक फ़ौज अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए आंडू करने की कोशिश करे। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ कैसे हो गया, तीसरा फरीक कौन था जिसने ये सारे मामला बिगाड़े हैं, ख़राब किए हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि DGISI का जो मामला था, फैज़ हमीद को अलग करने का और नए DGISI की तैनाती का, उनकी तरफ से इस तरफ भी इशारा किया गया है कि पाक फ़ौज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था और इस एक मामले की वजह से मामला बिगड़ते चले गए। मैं भी यही समझता हूँ और बहुत से दीगर लोग भी यही समझते हैं और कहते भी हैं कि पाक फ़ौज और इमरान खान के दरमियान बेहतरीन रवाबत थे, कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे का एहतराम था। लेकिन इस एक मामले पर आकर सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि हालात इस नहज पर पहुंच गए कि इमरान खान को हुकूमत से अलग करना पड़ा। पहले भी फ़ौज और हुकूमतों के माबैन इख्तलाफात होते रहे हैं, लेकिन उनकी की वजह होती है। नवाज शरीफ साहब के फ़ौज के साथ इख्तलाफात होते रहे, उसमें भारत का मामला आ जाता था, मोदी के साथ मुलाकातें आ जाती थी। मियां नवाज शरीफ को कुचल के सिक्योरिटी रिस्क भी कहते थे, करप्शन के बड़े बदतरीन मामला थे जो मियां नवाज शरीफ और हुकूमत के माबैन इख्तलाफात की वजह बने। राहील शरीफ कहा करते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ को तोड़ा जाएगा, ये जनरल राहील शरीफ कहा करते थे। तो यहाँ पे देख लें कि इमरान खान और पाक फ़ौज के माबैन, पाक फ़ौज की हम जब भी बात करते हैं तो वो चंद जर्नैल होते हैं जो सियासत में मुदाखलत करते हैं और फिर काया पलट किस्म की तब्दीलियाँ कर देते हैं, हुकूमतें उठा देते हैं, नई हुकूमतें बना देते हैं। तो हम सिर्फ उन जर्नैलों की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या हुआ। इमरान खान ना तो सिक्योरिटी रिस्क थे,
ना इमरान खान ने कोई ऐसी बात की जो पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ हो, भारत के साथ उनके आउट ऑफ द वे जाके तल्लुकात हों, या किसी और मामले में। हुआ क्या है, सिर्फ जनरल बाजवा साहब की अना को ठेस पहुँचती हुई महसूस हुई है DGISI की तकरीरी के हवाले से, जिसका उन्होंने इजहार लाहौर में होने वाली उस मीटिंग में किया जिसमें सीनियर फौजी अफसरान शामिल थे। इसका भी उन्होंने तज़किरा किया कि किस तरीके से DGISI की तैनाती में रुकावट खड़ी की गई थी। इस सब के बावजूद इमरान खान की तरफ से पाक फ़ौज के हवाले से इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया जा रहा है। आपको पता है कि किस तरीके से माजी करीब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जजों के हवाले से और फ़ौज के हवाले से किस तरह से हर्ज़ सराई किया करते थे, किस तरीके से यावागोई किया करते थे, किस तरीके से इल्ज़ामात लगाया करते थे। लेकिन इमरान खान की तरफ से पाक फ़ौज पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, किसी तरह से भी ना फ़ौज को ललकारा गया ना अदलिया को ललकारा गया, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान की हुकूमत को उल्टाने में कौन कौन शामिल रहा है, किसका क्या किरदार है। इमरान खान ने 1-2 रोज़ कबल कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। फ़ौज के कहने पर सिकंदर राजा को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, ये इमरान खान की तरफ से कहा गया है। और साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा है कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस दायर करने के हक़ में नहीं थे। तो किसके कहने पर ये रेफरेंस दायर किया गया? अभी तो इमरान खान और फवाद चौधरी की तरफ से ये कहा गया है कि ये रेफरेंस दायर करने में फ़रोग़ नसीब वज़ीर क़ानून उस दौर के वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। ये 2 बातें इमरान खान की तरफ से कही गई हैं और मुझे ये नज़र आता है कि इमरान खान की तरफ से ये बातें शायद उस रद्द अमल में की गई हों जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें DGISPR इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आए और मौजूदा हुकूमत, जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जा रहा है, उसकी हमायत करते हुए नज़र आए। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही तासुरुफ रहा। और इमरान खान की तरफ से हो सकता है कि जो बातें की गई हैं इन 2 का रद्द अमल हो। पाक फ़ौज और इमरान खान के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहा है। जब भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात होती थी तो PTI पूरी की पूरी पाक फ़ौज की पुश्त पर खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अक्सर मंगल पाक फ़ौज पर किस तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं। और फिर अली वज़ीर जो कहता था कि पाक फ़ौज के जर्नलों को अब पाक अफ़गान बॉर्डर पर लगी हुई बाड़ उखाड़ कर उसके साथ बांधा जाएगा, घसीटा जाएगा, फांसियाँ दी जाएंगी, वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में खड़ा होकर क्या क्या बातें कर रहा है। और मोहसिन दावड़ उसकी तरफ से भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ सराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और अब जिन लोगों को फ़ौज इक़्तिदार में लेके आई है, क्रिमिनल 16 को 16 जमातें हैं, एक से बढ़कर एक क्रिमिनल है, जुराइम पेशा है, जिन पर मुकदमे, जिनकी क़यादतों पर मुकदमे बने हुए हैं, कई पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। उनकी तरफ से पाक फ़ौज का कहीं भी दिफा नहीं किया जा रहा, ना पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है, ना पार्लियामेंट के बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात हम ख़त्म करते हुए पाक फ़ौज से यही दरख्वास्त करेंगे कि उनकी तरफ से जो कुछ जमहूरियत के हवाले से किया गया है, सियासत के हवाले से किया गया है, नई हुकूमत साजी के हवाले से किया गया है, उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ है। जनरल बाजवा साहब की अनाक को तस्कीन तो पहुँच गई होगी, महज एक वजह से, महज एक तकरीर की वजह से जिसकी इमरान खान की तरफ से मुखालफत की गई थी या हमायत नहीं की गई थी। मामला इस हद तक आगे ना ले जाया जाता तो बहुत बेहतर होता। तो अब भी जनरल बाजवा साहब के लिए उन मामलात को जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं उनको अनडू करने के लिए मौका मौजूद है। देखते हैं जनरल बाजवा साहब किस तरीके से मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।